सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप आपस में एक-दूसरे को परिचय दें। स्टार्टिंग करें आप जो है ये धर्मेंद्र जी आप स्टार्ट करें, अपना परिचय के बारे में बताएँ। कहाँ से कैसे कौन परिचय तो ये धर्मेंद्र कुमार जाटव मेरा नाम है। सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जयपुर में रहता हूँ। फिलहाल तो यही परिचय है। गीगराज नाम है उनका। नमस्कार सभी मित्रों को। हाँ, जय भीम। मैं गीगराज जोड़ली। जोड़ली। मेरी आवाज नहीं आ रही, अरे लेकिन भाई, मेरे पास आ रही सर, आ रही है। मस्त हेलो, आ रही तेरी आ रही आवाज। आवाज? बोल बोल बोल। मेरी आवाज ठीक है भाई? मेरी आवाज नहीं आ रही? जय भीम जय भीम। आवाज आ रही है? आ रही? जी जी। हाँ हाँ हाँ, सभी मित्रों को नमस्कार। मैं हूँ गीगराज, जो राजस्थान की सीकर जिले से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता और एक संवैधानिक विचार मंच हम चलाते हैं जो पूरे राजस्थान में काम करता है। बेसिकली संवैधानिक समझ को लेकर, संवैधानिक मूल्यों को लेकर काम करता है। इस तरह से हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। साथ ही संविधान शाखाएं भी हम चलाते हैं, जिसमें छोटे बच्चों को हम संविधान की सोच डेवलप करने का सिखाते हैं। फर्स्ट क्लास मैं आवाज आ डॉक्टर बीपी अशोक लखनऊ से बोल रहा हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ। जी धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? ठीक है। पहली बार सर से वैसे तो मिलना हो नहीं पाया, आज यहीं पे मिल रहे हैं सर से। बिल्कुल, जय भीम सब लोगों को, जयराज जी को, धर्मेंद्र जी को, किशन भाई को और जय भीम अपने सर। सभी को जय भीम। मैं डॉक्टर किशन स्वरूप गाजियाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ एक और बीएसएस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। और अंतानी भाई जी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। सुनील जी सुनिए, आज का जो शीर्षक है वो हिंसात्मकता को पहचाने। आज डिस्कस इस पे होगा। आए दिन नए-नए क्या कहते हैं, नए-नए एट्रोसिटी हो रही है समाज में। इन चीजों को दूर करने के लिए, इनसे कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे समाज के लोगों को गुमराह जो हो रहे हैं उनको समझाया जाए, इस पे बहस होगी। तो जो है हिंसात्मकता को कैसे पहचाने, इस पर डिस्कस होगा। डॉक्टर बीपी अशोक सर सबको बताएंगे, समझाएंगे। क्या लड़ने वालों को वीर कहा जाता है, इस पर विचार किया जाएगा। जो लड़ाई करते हैं गांव में ज्यादा या शहर में ज्यादा, कहीं भी ज्यादा जो ज्यादा लड़ाई करते हैं, क्या उनको वीर कहा जाता है? सर से मेरा ये प्रश्न है पहला, सर से मैं उसमें अवगत कराएंगे। देखिए, जो सेपियंस का विकास हुआ है, जब हम बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो जब सेपियंस का विकास हुआ है, निश्चित रूप से वो सिविल सोसाइटी और भारतीय सोसाइटी जब थी, तभी से आदमी की परंपरा है कि वो अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास करता है, दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने का प्रयास करता है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगे, या किसी ने हथियार निकाल दिया, या कोई अपना सेल्फ डिफेंस में लेके आए, चाहे कहीं भी हो, या वहां पर नशेड़ी लोग नशे में धमकियां दे रहे हैं, ऐसा माहौल होने वाला है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना वहां पर होने वाली है। ऐसे में जो जिम्मेदार आदमी है, शांति में विश्वास करने वाला आदमी है, उसको ये पहचान लेना चाहिए और ये बात उसे मान लेनी चाहिए कि बौद्धिकता और दूरदर्शिता अच्छी चीज है, और ये कोई कायरता नहीं है। यह आदमी के जो अच्छाई है, जो उसका व्यक्तित्व है, ये उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उसके अंदर, व्यक्तित्व के अंदर बौद्धिकता बढ़ जाए और उसके अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो ऐसी हो कि वो पहचान ले कि हाँ, अब माहौल खराब होने वाला है। उसके साथ साथ वो अगर प्रभावशाली है तो तत्काल या तो पुलिस को सूचना कर दे, या वहाँ आसपास के ऐसे जिम्मेदार लोग हों, किसी के पेरेंट्स हों, या जिम्मेदार पड़ोसी हों, जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता हों जो शांति के बारे में वहाँ माहौल को ठीक कर सकते हैं, उनको तत्काल सूचना दे करके माहौल को संभाला जाए और खुद भी संभाल लें। और अगर संभव है तो वीडियो रिकॉर्डिंग करें, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग को वरीयता नहीं देनी, लोगों की जान बचाने को वरीयता देनी है, अपराध को घटित होने से बचाने के लिए वरीयता देनी है। और ये इस तरह का जो हिंसा होती है उसमें ये पता नहीं पड़ता कि कौन पीड़ित होगा और कौन उत्पीड़न करेगा। दोनों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक तो मर गया और दूसरा मारने के बाद में जेल चला गया। दोनों को ही पीड़ित 50 साल झेलता है कम से कम, और जो उत्पीड़न करने वाला है, जो अपराधी है, वो कई बार अगर मर्डर की सजा है तो 100 साल तक सर झेलता है, 2-3 पीढ़ियां। आज के दौर में जो ये शस्त्र लाइसेंस हैं, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं? क्या रखने कोई फायदेमंद है या रखना नुकसानदायक है, क्या है?
देखिए, शस्त्र लाइसेंस बहुत से लोग लेते हैं, हालांकि जो नीतियां हैं वो इस तरह की हैं कि आसानी से शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलता है। उसमें काफी क्वेरीज होती हैं, सिपाही, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, क्षेत्राधिकारी, फिर एसपी, फिर डीएम साहब देते हैं, काफी समय लगता है। और जिम्मेदार लोगों को ही मिलता है, उनकी अपराध की स्थिति देखी जाती है, अगर आपराधिक इतिहास है तो प्रयास किया जाता है कि उनको ना दिया जाए, अगर उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है तभी उसकी रिपोर्ट बनती है। लेकिन अस्त्र शस्त्र की अगर ट्रेनिंग नहीं है किसी आदमी, तो कई बार ये देखा गया है कि शस्त्र की ट्रेनिंग ना होने की वजह से किसी बच्चे ने छू लिया, बच्चे ने अपने ऊपर चला दिया, या बच्चे ने बाप के ऊपर चला दिया, कि भाई बहन के ऊपर चला दिया। और मान लीजिए कोई कमजोर और अप्रशिक्षित आदमी है, अपनी आत्मरक्षा के लिए वो हथियार लेके कहीं चला भी गया, कई बार ये देखा गया कि दूसरे पक्ष ने उसका हथियार छीन लिया और उसी को मार दिया। तो कई ये चीजें ऐसा नहीं है, अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं है और असलाह के बारे में जानकारी नहीं है तो वो कई बार नुकसानदेह भी हो जाता है। इसलिए जो शस्त्रधारी लोग हैं, शस्त्रधारक हैं, उनको ये आवश्यक है कि उसको चलाना भी सीखें, उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो खासियत है, उससे जो खतरा उत्पन्न हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी है। जी, जी, जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जो भाषा, नशा, बदलाव की भावना, ये सब क्या हिंसा को बढ़ाती हैं, क्या करती हैं? जी, नशा व्यक्ति के मस्तिष्क को अनियंत्रित कर देता है, और कोई गुस्सैल आदमी है वहाँ अगर मौजूद है किसी घटना स्थल पर, तो वो भी माहौल खराब कर देगा। और इस तरह के लोग बाग जो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनकी मौजूदगी, या कोई अपराधी है, अभ्यस्त अपराधी है, उसकी मौजूदगी माहौल को खराब ज़रूर करेगी। तो उसको पहचान लेना चाहिए पहले से ही। और कई बार जो भाषा है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा है और आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा देखी होगी, दोनों में थोड़ा-सा अंतर होता है। और जैसे आ, जा, खा, पी, ये भाषा और उसकी हार्शनेस, उसकी कर्कशता, और दूसरी भाषा आइए, जाइए, कीजिए, पीजिए, बैठिए, दोनों में अंतर है। तो एक सम्मानजनक भाषा लगती है और एक अपमानजनक भाषा लगती है। अपमानजनक भाषा का जब इस्तेमाल होने लगता है, तो उसका जो विकास है, वो गालियों में होगा, शोर-शराबे में होगा। और एक दूसरे को फिर जब चुनौती देने लगते हैं, तो बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल चेंज होता है, एड्रेनालिन का रश। और वो एड्रेनालिन का रश जो है, वो व्यक्ति को यही सिखाता है कि किसी भी तरह से डोमिनेट कर ले वो, और अपने टारगेट को पूरा कर ले। वो ये नहीं सोचता कितने साल की सजा होगी, वो ये नहीं सोचता कि मारा जाएगा या मर जाएगा, वो नहीं सोचता कि कल को क्या होगा। उसकी सारी चीजें, वो एक पागल जैसी स्थिति हो जाती है उसकी एड्रेनल रश के बाद में। जो लोग पहले से सबकॉन्शियस में ये भरकर रखे होते हैं कि इस तरह की घटना को पहचानने में हमें देरी नहीं करनी, चाहे हमें पीछे हटना पड़े, झगड़े में अगर पीछे हटना भी पड़ता है, सॉरी और प्लीज की भाषा बोलनी पड़ती है, और शांति स्थापित करने के लिए कई बार लोगों से माफी भी मांगनी पड़ती है, गलती ना होते हुए भी। गलती ना होते हुए भी जब आप माफी मांगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कायर हैं, इसका मतलब है कि आपने शांति को महत्व दिया है, आपने संबंधों को महत्व दिया है, आपने सभ्यता को महत्व दिया है, आपने कानून को महत्व दिया है। असली चीज है कि एक जो घटना, बड़ी घटना होने वाली है, जिससे लोगों को 50 या 100 साल तक दिक्कतें आ सकती हैं, उनके बच्चों को दिक्कतें आती हैं, जो लोग अपराधी हैं जेल में चले गए, कई बार देखा गया, उनकी जो महिलाएं हैं, पीछे उनके साथ छेड़खानी होती है, उनके जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, उनके नौकर चाकर उन्हें धोखा देते हैं, उनके लेनदार हैं, पैसे देने वाले हैं, वो उनके साथ ठगी करेंगे, उनके बच्चों को परेशान करेंगे। और हर तारीख पर उनका शोषण होता है, कई एजेंसी इस तरह की। तो वहाँ पर उनके पास पता लगा पैरवी करने के लिए भी पैसा नहीं। तो ऐसी चीज को हम एक क्षण में जब सोच लें कि हाँ ये होता ही है, अगर माहौल खराब हुआ है तो ऐसा होगा ही। अगर दंगा है, सांप्रदायिक दंगा होने वाला है, शोर शराबा, दोनों तरफ से लोग बाग आ गए, तो ये पक्का है कि अगर लोगों ने नहीं संभाला और समय से पुलिस को नहीं बुलाया, सांप्रदायिक दंगा होगा। दो खानदान आमने सामने भिड़ गए हैं, दोनों हथियार लिए हुए, तो पक्का है कि वहां मर्डर होगा। और दो जातियों के बीच में बवाल हुआ, या फिर कोई ऑनर किलिंग वाली स्थिति आ गई, तो इसका जी, सबसे अच्छा इलाज है कि ऑनर किलिंग आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, कारण क्या है इनका? जी एक मिनट, ऑनर किशन जी किलिंग तो एक मिनट। हमारे बीच रिहाना और रितेश जी जुड़ चुके हैं। रितेश जी, रिहाना जी, आपके सामने एक वीडियो कैमरे का एक आइकॉन आ रहा होगा बना हुआ, आप कृपया उस पर क्लिक कर दीजिए। जी जी।
आपके सामने एक वीडियो कैमरे का एक ऑप्शन आ रहा होगा, एक निशान दिखाई दे रहा होगा वीडियो कैमरे का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए दोनों लोग, रितेश जी और रिहाना जी। जी, मेरा नाम रिहाना मंसूरी है और मैं बुंदेलखंड यूपी से हूँ। जी रिहाना जी, जय भीम। रितेश जी, आप भी जल्दी पर्चा दे दें अपना। नीतीश कुमार है, मैं आगरा से हूँ सर। और सर मैं इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। रितेश जी थोड़ा मोबाइल दूर रखेंगे तो आप पूरा दिख पाएंगे, सर खाली प्लीज। आपकी आंखें दिखिए जी। बहुत बढ़िया, जी, बहुत यहाँ बढ़िया। से भी आपकी आवाज आ जाएगी। धन्यवाद। जी, आज की जो चर्चा चल रही है वो हिंसात्मकता को पहचाने। आप लोगों के अंदर भी कुछ सवाल आ रहे हो तो आप अशोक सर बैठे हैं सामने, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, पीएचडी, डीलिट, एपीएस हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने। सर मेरा जी सवाल है सर से। जी सर आज के समय में क्या सच में जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं समाज में या फिर अपने आस पड़ोस में, क्या एक लाइसेंसी हथियार रखना उसमें कितना फायदेमंद है और कितना घातक है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल के माहौल के हिसाब से। जी जी, शस्त्र के बारे में मैंने बताया था। देखिए, शस्त्र के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं हो सकते आप सुरक्षा के लिए। शस्त्र के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, और बिना ट्रेनिंग के शस्त्र आत्मघाती हो सकता है। कई बार उससे लोग चल जाता है, एक्सीडेंटल फायरिंग हो जाती है, उससे बच्चों के हाथ लग जाए या किसी अप्रशिक्षित आदमी के हाथ लग जाए। कई बार उसके शस्त्र को छीन करके उसी को मार देते हैं। अपराधी पता लगा उस शस्त्र की वजह से घर में और घुसा है। उसका रखरखाव, उसका चलाना, ये आवश्यक है। शस्त्र निश्चित रूप से अगर सुरक्षा की दिक्कत है तो शस्त्र भैया, लेना बोल ले चाहिए, जाएगा। लाइसेंसी शस्त्र। लेकिन सुरक्षा के लिए जो आत्मनिर्भरता है, वो आप अपने विवेक, अपने दूरदर्शिता और अपनी बौद्धिकता को बढ़ा करके ही आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। बस अभी सर कभी कई पॉइंट बताए गए थे। मैं हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा था सर, जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि हिंसात्मकता, अगर कहीं पे हिंसा होने की संभावना है तो वहां से हमें दूर रहना चाहिए, चले वहां से हट जाना चाहिए, वो कायरता नहीं है, ऐसा आपने कहा। लेकिन जी अगर इसकी जेनेसिस समझें सर, तो मैं इसको जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था अभी चल रही है, वो एक कहीं ना कहीं एक आतंक का पुतले के साथ में चलती है। जैसे इन्होंने जो लठैत एक वर्ग है, वो आतंक के दम पर ही पूरी अर्थव्यवस्था पर, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कब्जा जमाए हुए है, जो भी लठैत या पावरफुल लोग हैं। ऐसे में वो हमेशा डर का माहौल बना के रखते हैं, मतलब कि आपके साथ हिंसा हो सकती है। तो इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस की कार्यप्रणाली आपसे बेहतर तो कोई समझता नहीं होगा, वो इग्नोर ही कर देते हैं। तो कई बार ना चाहते हुए भी हमें उस हिंसात्मक माहौल में, जैसे कि कल एक घटना हुई संभल में, उन लोगों को लगा कि बंदूक लेके डराने आया है, जैसे कि ये आज तक आते रहे हैं और हम डरते रहे हैं। इस बार उन्होंने हिम्मत करके बोला कि ठीक है गोली चलाओ, और उन्होंने चला दी। कल का ये घटना है, संभल में हुआ है सर, यूपी में। तो जी हम लोग जो जो इन्होंने जो एक टेरर का माहौल बनाया हुआ है, आतंक का जो एक व्यवस्था है पूरे ग्रामीण व्यवस्था में, उसको कहाँ तक अवॉइड करेंगे, जबकि पुलिस प्रशासन जो हमारी है, पुलिस प्रशासन, वो मतलब कि सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। मतलब इसमें जो प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए वो नहीं है। और इन चीजों को इस केस में भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया ही था 2 दिन पहले, जैसा कि उसमें आया भी है मीडिया में। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यानी कि हमें या तो जो अपने राइट्स को खो देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही है कि जो पुरानी व्यवस्था है उनकी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वही बनी रहे, जबकि हमारे आधुनिक कानून नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि हम कब तक इस हिंसात्मकता का, अगर जो माहौल है, अगर वहाँ हिंसा होने की संभावना है, तो हम लोग कब तक इनसे भागें? और क्या थोड़ी देर वहां से गायब हो जाने के बाद क्या पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसमें परिवर्तन करना आसान है, या चीजों को बदलना उतना आसान है? यही मेरा प्रश्न है। हाँ, देखिए, मैंने कई बातें बताई थी। वो उनमें से एक बात थी कि पीछे हटना बेहतर है, मर्डर करना या मर्डर का शिकार होना। उससे बेहतर है कि आप पीछे हट जाएं कुछ देर के लिए और पुलिस को बुला लें। उसके साथ साथ झगड़ा जब बढ़ता है, मान लीजिए वहां शस्त्रों की मौजूदगी है, उस जगह से विजडम, बौद्धिकता और आपकी दूरदर्शिता ये कहती है कि वहां पर ऊंची आवाज होने लगी, झगड़ा होने लगा, एक दूसरे को जब कहने लगे हाँ मार दो, आगे पीछे एक दूसरे के भागने लगे,
ऐसे माहौल में निश्चित रूप से आदमी ये मान के चलता है, कई बार घबरा करके भी चल सकता है, कई बार राइफल आपसे चल सकती है या दूसरे पक्ष से चल सकती है, वो तो बात अलग है। किसी एक घटना विशेष की बात नहीं कर रहे हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी नई पीढ़ी इस ट्रेनिंग को लेके उस झगड़े की जड़ को पहचाने। हल तो ये नहीं हुआ, हल तो मान लीजिए उन्होंने एक पक्ष ने मार दिया और दूसरा पक्ष फिर मार दे, दोनों ने हिंसा कर ली, लेकिन हल फिर भी नहीं निकला। हल अगर हो हिंसा से तब तो बात दूसरी है, उसको जस्टिफाई करते, लेकिन हिंसक घटना से, जैसे आपने कहा कब तक कब तक का उत्तर यही है कि अल्टीमेटली भी चाहे पहला विश्व युद्ध हो चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो, एट लास्ट शांति से बैठ के ही बात होगी। दोनों को रिट्रीट करना पड़ेगा, जहां रहना है। जी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सर जो सूचना है, आज सूचना और कानून की जानकारी सबसे बड़ी पावर है आपकी, सबसे बड़ी पावर। देखिए एक से एक जहाँ क्रांति का काल रहा, कई लोगों ने जाकर के विदेशों में जाकर के मारा और यहाँ भी लोगों को मारा, अंग्रेजों को भी मारा। उनकी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो बदलाव आया, जो देश में बदलाव आया, वो बदलाव कानून के द्वारा आया, संविधान के द्वारा आया, डॉक्टर अम्बेडकर के तौर तरीके के द्वारा आया। हमको आज भी वो तरीका नहीं छोड़ना है। जो सफल आंदोलन हुए हैं इस देश के इतिहास में, बुद्ध का आंदोलन सफल हुआ, ज्योतिबा फुले का आंदोलन सफल हुआ, जो सबसे बड़ा आंदोलन तो भारतीय संविधान का है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। ये सब आंदोलन पथराव करने के, गोली चलाने के आंदोलन नहीं। ये सब आंदोलन शिक्षा के ऊपर आधारित है, कानून के ऊपर आधारित है। तो जब हमारा हल अल्टीमेटली कानून से और शिक्षा से ही होना है और बौद्धिकता से और दूरदर्शिता से ही होना है, तो हम इन क्षणिक आवेश में अगर हमारा दुश्मन आया हुआ है, उस समय ये हमारी दूरदर्शिता है कि उस समय हम माहौल को ठंडा कर लें। और उस घटना की चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो खुद करा रहे थे या दूसरा पक्ष करा रहा था, वो बात दूसरी है, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया एविडेंस था। अगर आपको लगता है कि पुलिस समय से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आज बहुत से तरीके हैं कार्रवाई कराने के। देखिए जानकारी बहुत बड़ी पावर है, नॉलेज इज पावर। नालसा एक एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर तहसील लेवल पर और गांव में भी, गांव में विलेज लीगल एड क्लिनिक होते हैं, उसकी मेंबरशिप भी होती है, जहां सीजेएम और डिस्ट्रिक्ट जस्टिस सीधे जुड़ते हैं। वहां भी आप अपनी बात रख सकते हैं, तहसील दिवस में, थाना दिवस पर रख सकते हैं। 156(3) सीआरपीसी में आप पहुंच जा सकते हैं। और आज एक भी आपने मान लीजिए अपनी शिकायत स्थानीय पत्रकारों को भेज दी, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, ट्वीट कर दिया, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्यवाही नहीं होगी। अकेले थाने से हो सकता है कि वो उन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन अगर 5-6 जगह आपने लगातार फोन कर दिया कि इस तरह से यहाँ राइफल लेकर के लोग आ रहे हैं, और आप थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाइए, आधा घंटे के लिए, वो कायरता नहीं है। युद्ध में भी रिट्रीट होता है, युद्ध में भी सामने वाले को धोखा देने के लिए, संभलने के लिए एम्बुश लिया जाता है। वो कायरता नहीं होती, मिलिट्री भी करती है ये काम। पेड़ की वो लेती है, आड़ लेती है, पहाड़ी की आड़ लेती है आर्मी की। स्थानीय वकील को और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को और लोगों को आप सूचना दे दें, तो ऐसा नहीं है कि उसको टाला ना जा सके। मेरा कहने का मतलब ये था कि उस समय उस क्षणिक आवेश को टालना इसलिए जरूरी है कि गोली तो चल गई और जो एक आदमी या 2 आदमी जो भी है मारा गया, हिंसा हो गई। वो घटना चाहे अब जो भी हो, लेकिन वो आदमियों को जिंदा नहीं रखा जा सकता, वापस जिंदा नहीं आ सकते। वो जिंदा वो तभी रह सकते थे जब हमने उस समय बौद्धिकता का परिचय दिया होता, दूरदर्शिता का परिचय दिया होता। और वो इसी की पहचान है, अगर राइफल वहां आ गई है, वहां बंदूक आ गई है या चाकू आ गया है, तो वो उसका यूज तो कर ही सकता है। ऐसे में बात को और बढ़ाना हमारी बौद्धिकता नहीं कहलाएगी, हमारी दूरदर्शिता नहीं कहलाएगी। वो बात दूसरी है कि किसी को वीर कह दिया जाए, लेकिन वीरता सीमा पर कहलाते हैं, चाहे मरे चाहे मारे। यहाँ पर जो भी है, जो पीड़ित है, पीड़ित को यही है कि उसको जिंदा रहना चाहिए था। पीड़ित की उम्र थी, एक होता है वृद्धावस्था में मरना, आदमी का 90-100 साल की पूरी करता है, लेकिन ये बड़े कष्ट की बात है कि जवान लोग मारे जाएं। ये पूरी तरह से अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा आशंका कहाँ है। जो हिंसात्मकता है उसको कम करना, उसको पहचानना कि अब माहौल खराब होने वाला है। अब हम थोड़ा सा धैर्य रख करके, शांति रख करके, रिट्रीट करके और ऐसा मौका दें। ऐसा नहीं है, रेस्टिंग होती है और कई बार ऐसा होता है अपने आप को बचाव के लिए
छुपना भी पड़ता है, दाएं बाएं हटना भी पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पर चैलेंज करने लगेंगे घटना स्थल पर, ला मुझे चाकू मार, ला मुझे गोली मार, ला मुझे बम मार, तो निश्चित रूप से हमें भाषा और शब्दावली, गाली गलौज इस पर नियंत्रित रख करके बहुत कुछ मामले को शांत किया सकता है। अगर आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी शांति को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। ये सिर्फ दो पक्षों के नहीं है, तीसरा पक्ष भी अगर आ गया है वहां पर, अगर तीसरा पक्ष जिम्मेदार आदमी भी आ गया, तो उसको भी इस चीज को देखना चाहिए। चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हो तीसरा पक्ष, चाहे कोई कर रहा हो, उसको भी ये देखना चाहिए कि हाँ, माहौल को ठीक करने में लगाया जाए। कानूनी कार्रवाई तो होती रहेगी बाद में भी, लेकिन जान बचाना अति महत्वपूर्ण है। जान सबके लिए अपने परिवार। लेकिन सॉरी, वॉइस कट हो है गई। जी, एस्केपिज्म जो आप बता रहे हैं, पलायनवाद, तो पलायनवाद वो उनका टेरर तो वो कम नहीं करेंगे, वो तो कंधे पे बंदूक लटका के घूमेंगे ही तो नाली। तो मुझे क्या हर बार उनको एस्केप वहां से निकल के चला जाए, पलायन कर पलायनवाद है ये पलायनवाद नहीं है। बौद्धिकता में और पलायनवाद में अंतर है। पलायनवाद मैं तो सर पलायनवाद मैं नहीं है। मैं सर सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, गांव में जो पलायनवाद सीन अलग है चीज है। सर गांव में जो सीन है, गांव का जो, आप तो मेरे से ज्यादा बेहतर समझते होंगे, यूपी में तो यहाँ से भी ज्यादा सिचुएशन खराब है। कुछ लोग 40 साल से बंदूक लटकाए कंधे पे घूम रहे हैं, सिर्फ डर डर दिखाने के लिए। और वो पूरे टाइम दारू वारू के नशे में भी रहते हैं, भांग वांग के नशे में। तो ऐसे में क्या हम लोग हर बार उसको, वो तो कुछ भी गाली गलौज करके डरा के जाएगा तो, और पुलिस को उसका कुछ नहीं होगा, तो कोई रसूखदार लोग होते हैं, पॉलिटिकल जुड़ रहे होते हैं, एमएलए उनका रिलेटिव होता है, या आसपास के जो भी पावरफुल लोग उनके संपर्क में होते हैं। तो कब तक कैसे, या तो गांव छोड़ के चले जाए, उनसे तो आप डील ही नहीं कर सकते पढ़े लिखे लोगों की तरह। नहीं, ऐसा नहीं, गांव छोड़कर नहीं। पुलिस के अंदर जो हायरार्की बनी हुई है, ये हो सकता है चौकी स्तर से लापरवाही हो जाए, ये हो सकता है थाना स्तर से लापरवाही हो जाए, लेकिन राजपत्रित अधिकारी स्तर से लापरवाही बहुत कम सुनने को मिलती है। वहाँ क्षेत्राधिकारी भी होगा, वहाँ पर एडिशनल एसपी भी होगा, एसएसपी भी होगा, डीआईजी भी होंगे। इतने स्तर पर आप सोशल मीडिया के सहारे से अपनी बात रख सकते हैं, सीधे कोर्ट तो में भी रख सकते हैं। सोशल मीडिया सर उसका पार्ट नहीं है पुलिस का। सोशल मीडिया पे तो हम वैसे भी झुका लेते हैं। अभी जो नहीं, संभल वाले केस, सोशल मीडिया संभल को वाले, पुलिस यूज कर रही है। हाँ सोशल सर मीडिया पुलिस भी यूज कर रही है, उसको देख रही है। सोशल मीडिया संभल सेल वाले उसमें है। हाँ सर सर संभल वाले मामले में, हाँ मैं बस एक लाइन, संभल वाले मामले में एसपी को 2 दिन पहले सूचना थी सर उस चीज को लेकर। ठीक सर। और नहीं, वो घटना मैंने भी देखी है। अब घटना में क्योंकि मुकदमा कायम हो चुका है, उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, आपका विचार मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्या है, लेकिन वो घटना बच सकती थी अगर जरा सी भी बौद्धिकता दोनों पक्षों द्वारा अपनाई गई होती, जरा सी भी दूरदर्शिता अपनाई हो गई होती। देखिए, सफर पीड़ित भी करेगा और सफर उत्पीड़क भी करेगा, दोनों को सफर करना होगा। कानून ऐसा नहीं है अरेस्टिंग हो गई उसमें और जेल जाएंगे, लेकिन जो पीड़ित है, कष्ट अगर इस बात वीडियो का नहीं है कि सर पीड़ित की जान बचनी चाहिए थी। सर राइट सर पीड़ित की जान जी। इधर भी वीडियो हेलो ने हेल्प किया। सर हाँ क्षमा चाहूंगा सर, थोड़ा अर्जेंट जाना था सर। जी जी, हाँ कहाँ जा रहे हो? सर थोड़ा दवा लाना था। ठीक ठीक, ले आइए कोई बात तो इसमें क्यों आ गए भाई? मेडिकल रिकॉर्डिंग स्टोर रात को 10 बजे तक खुलते हैं, ये चर्चा हाँ बहुत सर। जरूरी है। मेडिकल स्टोर रात को 10 बजे तक खुलते हैं, ये चर्चा बहुत जरूरी है। सुनील जी, जी जी जी। अगर टाला जा सके तो 15-20 मिनट टाल दीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक धन्यवाद धन्यवाद। ठीक ठीक है सर। जी किशन भाई कहाँ गए? जी किशन जी बोलिए। किशन जी, ऑनर किलिंग के बारे में पूछ रहे थे कुछ। जी जी जी, ऑनर किलिंग सर बढ़ता जा रहा है आजकल, जो क्या कारण है सर? ऑनर किलिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्ट्रक्चर भी पास किया है कि इसको रोका जाए, और भी कई स्टेट्स में है। निश्चित रूप से जब जातीय चेतना को हम नहीं खत्म कर पाए, वो जातीय चेतना जाति के कारण है, और जाति के खिलाफ कोई कानून नहीं बना है। अनटचेबिलिटी के खिलाफ कानून है, और कानून जो है वो जो एट्रोसिटी है उसके खिलाफ है, लेकिन जाति ना हो, जाति समाज से खत्म हो, एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट नहीं है कोई भी देश के अंदर। तो व्यक्ति को बचपन से ही
जाति के संबंध में जानकारी होती है और प्रतिकूल विवाह को, प्रतिकूल प्रेम संबंधों को पसंद नहीं करता। जब भी देखता है कि किसी ऐसी तथाकथित जाति जो अपने आप को उच्च वर्ग का मानती है, उच्च जाति का मानती है, अगर उसकी लड़की है तो ये मानने लगते हैं कि ये ऑनर किलिंग है और लड़का जो है वो किसी अछूत जाति का है खासतौर से, या किसी बैकवर्ड क्लास का है, और लोगों को जातीय चेतना आहत होती है इसमें, और वो ऐसे में मार देते हैं। यहाँ तक कि कई बार अपने बच्चों को भी मार देते हैं। और जो लड़का है अंतर प्रेम संबंध की बात तो अच्छे वकील से सलाह लेकर के उसमें माननीय न्यायालय उसको सुरक्षा मुहैया करा देते हैं। स्थानीय पुलिस को उसमें सूचना भी हो जाती है और उनका आदेश होता है कि इस संबंध में इन्होंने विवाह कर लिया है और इनकी सुरक्षा की गारंटी आपकी है। 107-16 CRPC और उसके अंतर्गत बाउंड डाउन भी किया जाता है। जो पक्ष है जिससे खतरा है जान जाने का, तो उससे भी स्थिति सही होती है। और लीगल एड क्लिनिक जो उस गांव का है, लीगल एड क्लिनिक में अगर ये बात रखी जाए कि ऑनर किलिंग आपके गांव में ना हो, शादी कर ली गई है, तो वहां से भी हेल्प मिल सकती है। ग्राम पंचायत के द्वारा भी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। और जो वहाँ पर तालुके में और नालसा सालसा कई अथॉरिटी बनी है वहाँ भी, और न्यायालय सीधे भी शिकायतों को सुनता है। और जो लगता है किसी को कि खतरा है ऑनर किलिंग का, वो अपने पास सभी के नंबर रखें, स्थानीय अधिकारियों के, स्थानीय थानों के, कंट्रोल रूम के। और अगर वो बाउंड डाउन नहीं है आपके विपक्षी जिनसे आपको खतरा है, तो उसके लिए लगातार आप पैरवी कर सकते हैं। जाने की जरूरत भी नहीं है, उस पर सिर्फ मोबाइल फोन से भी काफ़ी है। और इस तरह की जो ट्वीट हैं, सोशल मीडिया सेल भी पुलिस में बनी हुई है, ट्वीट भी उनको भी देखा जाता है। और किसी को टैग करके आपने चाहे फेसबुक पर बता दिया, चाहे सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, उसको भी सोशल मीडिया सेल देखती है, सर्विलांस सेल देखती रहती है। तो निश्चित रूप से जो समय के साथ पुलिस भी चल रही है। और जी 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 गिरिराज भाई जी कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। जी, मैं बात रखना चाहूंगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, विचार सुन के। लेकिन जैसा कि आज का विषय है हिंसात्मकता को पहचाने, मुख्य मूल बात यहीं से शुरू होती है कि हिंसा का भाव कहाँ आता है इंसान के मन में, और एक कंडीशन अप्लाई होती है किस जगह हिंसा का भाव आता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। स्कूल में देख लीजिए, सोसाइटी में देख लीजिए, डिपार्टमेंट में देख लीजिए, अलग अलग जगह हिंसात्मकता का भाव एक व्यक्ति विशेष या समाज के प्रति एक व्यक्ति का खास तौर पर आता है। तो हथियार लाइसेंसबद्ध रखना, समाज में व्यवस्था रखना, उनसे टल के चलना, ये सारी बातें अलग है। सबसे मूल वजह यह है कि जो मानवीय मूल्य हैं, जिससे कि जैसा कि बताया है अशोक भाई ने, धर्मेंद्र भाई ने, स्वरूप जी आपने, कि संविधान की जो उद्देशिका है जिसमें न्याय है, स्वतंत्रता, समता, ये जो भाव है, अगर वास्तव में इंसान इनके ऊपर अमल करने लग जाए, इन मूल्यों को पहचानने लग जाए और समाज में स्थापित करे, तो मैं मानता हूं कि जिस संविधान कल्पना करता है उनकी उद्देश्य में, उनके मूल्यों में निहित है, पूरी तरह से ऐसा समाज स्थापित हो सकता है जिसमें इस तरह की अमानवीय घटनाएं बहुत कम होंगी। जी जी, और बहुत अच्छी बात आपने बताई। और हल भी वही है जो आप बता रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी। ये जो अपराधियों के खिलाफ और जो अपराधों के खिलाफ बहुत पहले से ये आंदोलन चलता रहा है। विभिन्न धर्मों ने और खासतौर से बुद्धिज्म ने पंचशील की बात बताई। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी समझ में पंचशील की बात आ गई, इसलिए उन्होंने अपराध नहीं किया। बहुत से लोग हैं जिनके संबंध में संविधान की बात आ गई, उन्होंने इसलिए अपराध नहीं किया, गलत काम नहीं किया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने SC/ST एक्ट पढ़ लिया या उन्होंने IPC की और धाराएं पढ़ ली, इसलिए अपराध नहीं किया। ये आदमी की मर्जी है। लेकिन बहुत से लोगों को 107-16 में बाउंड डाउन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक कैटेगरी बचती है कि जो 107-16 में बाउंड डाउन होने के बाद भी, उसके बाद भी वो आकर के मर्डर कर जाते हैं। और यहाँ तक कि जेल जाने के बाद भी जेल में भी मर्डर कर देते हैं। धारा 303 का अपराध हो जाता है। तो निश्चित रूप से हर आदमी को टैकल करने का अलग तरीका है। कुछ लोग आदर्श से टैकल होंगे, कुछ लोग कानून से होंगे, और कुछ लोग जेल के द्वारा ही टैकल होते हैं, इसलिए उनको आजीवन जेल होती है। असली बात यह जो पीड़ित है,
पीड़ित को अपनी शिक्षण का, अपने प्रशिक्षण का जी स्तर जी लगातार बढ़ाना पड़ेगा और कानून की जानकारी भी करनी पड़ेगी। और बिना कानून के हम लगातार विजयी नहीं हो सकते। कानून जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना सशक्तिकरण करना है तो स्थानीय पुलिस का संपर्क, वकीलों का संपर्क, जो रिटायर्ड हमारे जजेस हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड आर्मी के अफसर्स हैं, उन सबसे संपर्क, उनसे मार्गदर्शन लेकर के, अच्छे लोगों से मार्गदर्शन लेकर के हल निकल सकता है। बात बहुत बढ़िया। पलायनवाद की नहीं है, पलायनवाद गलत है, कायरता जी गलत है, लेकिन कानून ही आपको ताकतवर बनाएगा। आपको ताकतवर जो बनाएगा, आपका ज्ञान बनाएगा। हम अपनी वो जी ताकत जो लड़ने में लगाते हैं, उस ताकत को हम अपना कानून की जानकारी में लगाएं, और वो जब सामने वाले को पता रहता है ना जी जी। कि अंत में एक सवाल महिला से भी करें। रियाना मंसूर जी बैठी हैं, कुछ पूछना चाहें सर से? रियाना जी आप बात करें। जी रियाना जी सुन पा रहे हैं? हेलो। रियाना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है। अच्छा रियाना जी, सॉरी सॉरी। रियाना जी बोलिए, आप बोलिए। रियाना जी आपको कुछ प्रश्न करना हो सर से, अशोक सर से, तो आप बोलें। रियाना जी आप बोलिए, आपकी तरफ से लाइन क्लियर है, मोबाइल को ना छेड़े आप। रियाना जी आपका कोई प्रश्न हो, हम चाहते हैं महिला भी एक प्रश्न करे, कुछ पूछे। आपकी कोई प्रश्न हो तो आप सर से पूछें। और अपने सभी मित्र जो हेलो। हैं मैं उनको बताऊं रियाना जी के बारे में। रियाना जी बुंदेलखंड जालौर इलाके में, जो बहुत बीहड़ है, बहुत ही जंगल है, वहां पे ये काम करती है। अम्बेडकर राइट आंदोलन, अपना मिशन को चलाती है, एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है। बहुत दलित और बहुजन लोगों में काफी योगदान करती हैं, ये जगह जगह जाती हैं वहां पर। हेलो। बोलिए रियाना जी। जी रितेश जी हाँ बोलिए। सर, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा सर के सामने। जी 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 सर, धर्मेंद्र सर ने एक बात दी कि कब तक हम इंतजार करेंगे। जब हम में होते हैं तो कभी भी दबंग लोग अटैक कर देते हैं हथियारों के में अपने साथी। तो सर जी है, फिर जैसे कभी कभी हम मीटिंग लगाते हैं या कभी कोई शादी पार्टी गाँव में सुनते हैं किसी दलित की शादी में आके दबंगों ने मारपीट कर दिया, उनको अच्छे से मार पीटा, और क्या करना चाहिए? आपकी बात बीच में कट गई। मुझे लगा कि लोग बाग जो रास्ते में और शादी ब्याह में आके मारपीट करते हैं, उनकी शिकायत के बारे में बात कर रहे हैं ना? सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, क्लियर नहीं आ रही है। किशन भाई आपका सवाल रिपीट कर दो आप, रितेश जी का। जी 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 क्या पूछ रहे हैं? जी। हिंसात्मकता को पहचानो, जी मैं ये वापस हमारा रिपीट मुद्दा आज करूंगा का। जो कोई सवाल, सर। किसी का कोई प्रश्न देखिए, रचा हो जब तो वो लास्ट प्रश्न कर ले, फिर मीटिंग को हम जो खत्म करें। अरे मेरा भी एक प्रश्न बाकी है, मैं वो कभी भी मीटिंग में बैठे हैं तो अपने सर वाईफाई मैं ये कनेक्शन बोल है, रहा अपने सर, हथियार जी मैं अपना एकदम सवाल नहीं है। अब किशन जी मैं पूछता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। उनका सवाल मेरे को समझ में आ गया, मैं पूछ लेता हूँ अपनी तरफ से। उनका सवाल मुझे सुनने में आ गया, मैं पूछ लेता हूँ। रितेश जी पूछ रहे थे कि सर हम लोग तो लड़ना नहीं चाहते हैं, हम बारात लेके शांति से जाते हैं, फिर भी वो हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। हम पुलिस को सूचना करते हैं तो पुलिस समय पे नहीं पहुंचती है। वो यही कह रहे हैं कि फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, ये पूछ रहे हैं रितेश जी। देखिए, शादी की तारीख मालूम रहती है पहले से ही, और शादी में जो बवाल करने वाले हैं उनके भी नाम अधिकतर मालूम रहते हैं। जो दबंग लोग हैं 8-10 होते हैं, या जो अभ्यस्त किस्म के अपराधी होते हैं वो भी। हर गांव में ग्राम पंचायत भी होती है, ग्राम प्रधान भी होता है, और लीगल एड क्लिनिक बनी होती है। और गांव के अंदर एक ग्राम सुरक्षा समिति भी होती है, जिसके नाम थानों से मिल जाते हैं। ग्राम सुरक्षा समिति में लगभग 25 सदस्य होते हैं। ग्राम सुरक्षा समिति में 25 सदस्य होते हैं कम से कम।
और उनकी सूची होनी चाहिए हर व्यक्ति के पास गांव के अंदर, और वो उनको सूचित करके बुला भी सकते हैं शादी में कि आप लोग रहिएगा, आप लोग सुरक्षा का इंतजाम करिए। और उससे पहले एक मीटिंग कर लें, जब भी किसी तरह की रैली हो गांव के अंदर, कोई जुलूस निकल रहा हो, उससे पहले एक मीटिंग कर लें बाकायदा, किन लोगों से खतरा है उसकी जानकारी पुलिस वालों को भी दे दें। चौकी एक बीट कांस्टेबल होता है आरक्षी, उसको भी जानकारी दें, और जो चौकी इंचार्ज है उसको भी जानकारी दें, पुलिस को भी जानकारी दें, और लीगल एड क्लिनिक के सदस्यों को जानकारी दें, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों को जानकारी दें। थाने की एक शांति सुरक्षा समिति अलग होती है थाने की, और उनको भी, और जो गांव के अंदर लेखपाल हैं, जो विलेज लेवल अधिकारी हैं, उनको भी आप जानकारी दीजिए और प्रयास करिए कि उनको बुलाएं, कार्यक्रम के अंदर उनको बुलाएं। और गांव में जिन लाइसेंस धारकों से खतरा लगता है, उन लाइसेंस धारकों के लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए आप अर्जी भी दे सकते हैं, ताकि उनके ऊपर भी दबाव बने, इस तरह के लाइसेंस धारक यहाँ पर ये दबंगई करते हैं, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अगर अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, वो वहां पर रह रहे हैं पहले से, उनकी जानकारी भी लगातार पुलिस को एक साथ दीजिए, पुलिस को भी, पत्रकार को भी, वकील को भी, और वरिष्ठ अधिकारियों को भी, तब उसमें कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई को फिर रोक नहीं सकती पुलिस, अगर वो लगातार सूचना मिल रही है तो। एक जगह से नहीं, 10 जगह सूचना दिलवाइए। अगर आपके कार्यक्रम के आयोजक, शादी में काम करने वाले परिवार, 2-3 परिवार होते हैं, उन सबके मोबाइल फोन से 10 बार व्हाट्सएप पर चला जाएगा मैसेज, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहाँ पर, थाने में सीओ को, वहाँ के एसपी सिटी, एसपीआरए को। तो ऐसा नहीं है, कितने लोग अनदेखी करेंगे, बहुत ज्यादा लोग अनदेखी नहीं कर पाएंगे। सर जी हाँ, जी जी बिल्कुल सर, आ रही है, जी जी, आवाज आई? बिल्कुल आ रही सर, कैरी ऑन। बस यही है कि हमारे गांव के लोगों को लीगल एड क्लिनिक के बारे में नहीं मालूम, ग्राम सुरक्षा समिति के बारे में नहीं मालूम। हमारे अभी आगे जो मीटिंग होगी हमारी वो इसी विषय पे होगी, जो ग्राम में क्या क्या ये चीजें जो सर बता रहे हैं, आगे आने वाले समय में इसी पे मीटिंग होगी। हाँ, इनकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर लगता है कि आप कमजोर हैं, और अगर आपने लीगल एड क्लिनिक को बताया हुआ है, उसके मेंबर्स को बताया हुआ है, ग्राम सुरक्षा समिति को बताया हुआ है, उनकी जिम्मेदारी होती है, आप उनको बुलाइए, शादी में भी बुलाइए और जुलूस में बुलाइए। और एक विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाते हैं 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा, उसका सेक्शन 16, 17, 18 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का होता है। उसमें भी लोगों की नियुक्ति होती है। अगर उस तरह के नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी गांव के, जो लोकल आप लोगों के बीच में से भी हो सकते हैं, वहाँ जो पुलिस के मददगार हैं उन लोगों के बीच में से भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ना कंपटीशन होता है। वो ऐसे ही रैली में, जुलूस में हेल्प करने के लिए पुलिस को बनाए जाते हैं, और बहुत मददगार होते हैं। सिविल डिफेंस में भी लोग जा सकते हैं, एनसीसी, स्काउटिंग, वहां भी एम्पावरमेंट सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर लगातार उसका आजकल हर हाथ में मोबाइल फोन है, एविडेंस की कोई कमी नहीं है, एविडेंस कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि वो एविडेंस ही कलेक्ट कीजिए। वहां घटना स्थल पर अगर आपने ताव में आकर के, चिढ़ा करके, गाली गलौज को में हिस्सेदारी करके, माहौल खराब करके आप मर गए या मार दिया, वो माहौल अलग है। उसका एक यही है कि पूर्व नियोजित तैयारी वही है कि गांव के अंदर हो या शहर के अंदर हो। शहर में भी ये इस तरह की कमेटियां होती हैं, अर्बन डिफेंस कमेटीज, यूडीसी कहलाती हैं, और गांव में वीडीएस कहलाती है, विलेज डिफेंस सोसाइटी। इनकी जानकारियां हों वो जानकारी आपकी बहुत बड़ी पावर है। और लाइसेंस धारक अगर कोई है तो उसका लाइसेंस कैंसिलेशन हो सकता है। अपराधी किस्म के लोग रह रहे हैं, गलत वाहन चला रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को धमकी दे रहे हैं, वहाँ उनकी अगर शिकायत ठीक जगह से हो जाए तो सर्विलांस सेल उनके मोबाइल तक फोन ले लेती है। और ग्राम प्रधान को भी कह सकते हैं वो थाना स्तर से, आप कहिए कि साहब अगर थाने से नहीं आ पा रहे हैं तो आप हमारे ग्राम प्रधान को बता दें कि हमारे जुलूस में, रैली में और हमारे यहाँ शादी में वो उपस्थित रहे। उनको बुलाइए, ग्राम प्रधान को बुलाइए, आएंगे। और ऐसा नहीं, पक्ष वाले को भी बुलाइए और विपक्ष वाले को भी बुलाइए। और मान लो ग्राम प्रधान से ही झगड़ा है तो लीगल एड क्लिनिक वाला को बुलाइए और बताइए लीगल एड क्लिनिक की जिम्मेदारी सीजेएम की या एडीजे की होती है उस जिले के। आप उनको फोन कर सकते हैं सीधे, अगर आप लीगल एड क्लिनिक के सदस्य हैं या आपके साथ किसी मुकदमे में पैरवी नहीं हो पा रही है, आपकी जांच नहीं सुनी जा रही है, तो आप सीजेएम को सीधे फोन कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और तत्काल उनके द्वारा थाने को निर्देशित किया जाएगा, सीजेएम के द्वारा, एडीजे के द्वारा, और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनके संज्ञान में आने के बाद
इतने अधिकारियों को आप सूचना दे सकते हैं अकेले इस स्मार्टफोन के द्वारा। लेकिन यह है कि वो कार्यक्रम होने से पहले सब चीजें आपको तैयारी करनी पड़ेंगी। अगर शादी है 3 दिन बाद, तो आप 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मीटिंग कर लीजिए। उसमें बुला भी लीजिए, लीगल एड क्लिनिक के लोगों को बुला लीजिए, ग्राम सुरक्षा समिति को बुला लीजिए, ग्राम प्रधान को बुला लीजिए, और वहाँ का जो लोकल आरक्षी है उसको बुला लीजिए। बाकायदा कार्ड देकर उसे न्योता भी दे दीजिए, आप आइए। और जब मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले को कानून की जानकारी ज्यादा है, तो लोग बाग आते नहीं है। फिर विपक्षी का अपने आप जो मनोबल है वो टूटता है। उसे मालूम है, आपने देखा होगा किसी घर के अंदर कोई वकील है मान लीजिए, या पत्रकार है, तो उसके पीछे नहीं पड़ते लोग बाग ज्यादा। वकील के और पत्रकार के उन्हें मालूम है कि ये कानून की लड़ाई लड़ेंगे, और पत्रकार हैं तो इनके संबंध हर जगह होंगे। तो वकील, पत्रकार ये समाज को बहुत मजबूती देते हैं। उनसे नजदीकी बढ़ाइए। जो हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं आसपास में रह रहे हैं, उनको भी बुलाइए। दिक्कत यही होती है कि जब हम सामाजिक चेतना को छोड़ करके स्वार्थी हो जाते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से सीखते नहीं है, पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते, पे बैक टू फैमिली नहीं करते, मिल करके बैठते नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 14 अप्रैल में कभी नहीं गए। और सामाजिक कार्यक्रम, जब आप दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाओगे, सलाह लेने देने नहीं जाओगे, तो दूसरे भी फिर आपसे कटते हैं, दूसरे भी नहीं आते। सामाजिक चेतना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है, ज्ञान सबसे बड़ी गारंटी। जब सामाजिक चेतना होगी, ज्ञान होगा आपके पास, आपको कानून की जानकारी होगी, तो आपको फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर गाली देने की जरूरत नहीं है, हिंसा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप सरकार के बहुत से एपरेटस हैं जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। हिंसा समाधान नहीं है, बिल्कुल। अगर ऐसी समाधान होते तो पता नहीं कितने लोग मर्डर कर चुके हैं। लेकिन एक मर्डर के बाद दूसरा फिर होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे। हिंसा की तो नहीं, लेकिन हम तो मिनिमम डेटरेंस पावर की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, पावर यही है, पावर नॉलेज है। तो हाई स्कूल से लेकर के बड़े होने तक जो कानून की जानकारी है, विज्ञान की जानकारी, यही पावर है और यही इलाज है। धर्मेंद्र जी, इसकी जानकारी गांव स्तर पर तो बहुत सारी थी। अशोक सर, 1 मिनट की बात मैं रखना चाहूंगा, आपका आदेश हो तो। जी जी। धर्मेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि हम लोग कब तक दबेंगे, ये आपका कहने का मतलब था कि अगर हम हमारे सामने कोई मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला था कब तक पलायन करेंगे। ये डिफरेंट संभल वाली घटना का आपने उदाहरण दिया था कि हम लोग कब तक अपने आप को पीछे करेंगे, या इस तरीके की आपने बात की थी। बीपी अशोक सर की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर हम अम्बेडकरवादी हुए, या हमने संविधान को पढ़ा हुआ होगा, या हमने अपने राइट्स को पढ़े हुए होंगे, SC/ST एक्ट को पढ़ा हुआ होगा, तो हम वाकई में उस चीज से बच सकते हैं। संभल वाली घटना में मैंने 2 रिपोर्टिंग की है, और उस रिपोर्टिंग को मैंने पूरी उस वीडियो को कई बार क्लिप देखी है। अगर हमारे प्रधान के पति चाहते तो ये घटना टाली जा सकती थी। मैं बिल्कुल बीपी अशोक सर के साथ हूँ इस समय। That's right, सच है, एकदम सच है, डेफिनेटली राइट। क्योंकि वो दोनों पिता पुत्र जो ब्राह्मण समाज के थे, वो जा रहे थे, लेकिन उनको रोका गया, उनको पीछे से भद्दी गालियां दी गई, उनको उकसाया गया, और उस उकसाने में आके उन्होंने फायरिंग कर दी। यहाँ पर मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं धर्मेंद्र जी आपकी बात का भी समर्थन कर रहा हूँ कि हमें पीछे नहीं हटना था, हमें आगे बढ़ना था, और उनके आमने सामने लड़ना था। लेकिन जैसा कि बीपी अशोक सर ने कहा कि अगर वो अम्बेडकरवादी होते, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि संभल से जिन ग्राम प्रधान के पति एक्सपायर हुए हैं, वो बेशक SC सीट से प्रधान बनी है, लेकिन वो परिवार, जैसा कि मैंने खोज खबर की है, वो परिवार SC समाज से जीतकर प्रधान तो बना है, लेकिन वो उनका दूर दूर तक अम्बेडकरवाद से कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक वो दलित समाज से हैं, धोबी समाज से हैं, लेकिन वो अम्बेडकरवादी नहीं थे। अगर वो अम्बेडकरवादी होते तो स्थिति की नाजुकता समझकर इस मामले को टाला जा सकता था। जी सर। तब भी ह्यूमन राइट तो उनके लिए है ना। एक सेकंड, मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, जिस मामले में मुकदमा कायम होगा, उस घटना के बारे में हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते। वो मुकदमा कायम हो चुका है, उसमें अरेस्टिंग भी होगी, सब चीजें हो गई है, और हम लोगों को संवेदनशीलता, पूरा संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ है जिसके लोग मरे हैं। लेकिन फिर भी हमको भाषा पर जो संयम है, जो हमारे व्यवहार का संयम है, ये हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के कानून, संविधान, कितने लोग बताते आए, और इतने लोगों ने इसीलिए बताया होगा, चाहे कोई गुरु नानक हो, चाहे
कबीर हो, किसने नहीं बताया कि सत्संग अच्छा रखिए, भाषा अच्छी रखिए, आचरण अच्छा रखिए। और माहौल देखिए, वो जो सामने सीना काट करके आने की बात होती है, मुझे चाकू मार दो, गोली मार दो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ये सब भाषा सीमा के लिए अच्छी है। इसको आप जो विदेशों से सीमाएं लगती हैं, जब विदेशी हमले होते हैं, वहां के लिए बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन वहां भी मिलिट्री रिट्रीट करती है, कई बार पेड़ की वो लेती है, आहट लेती है, पुलिस भी लेती है। और असली इलाज वही है कि हम बौद्धिकता और दूरदर्शिता से काम लें और नॉलेज से काम लें। इतनी समितियां बनी हुई हैं, इतने लोग हैं, और अगर उनकी जानकारी है तो कार्यवाही सरकारी अमले के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा कार्यवाही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है, जितनी घटनाएं हो रही है अधिकतर में लोग अरेस्टिंग भी हो रहे हैं और लोग जेल भी जा रहे हैं, और पैरवी करनी पड़ती है और जानकारी करनी पड़ती है। अदरवाइज तो इतने सारे वकील ना होते, इतनी पुलिस ना होती, इतनी जुडिशरी ना होती। तो उस पर विश्वास करिए, जो सरकारी अमला है, जो न्यायालय है, उसमें विश्वास रखिए, कानून में विश्वास रखिए। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो आपसे ज्यादा कानून में विश्वास रखने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। और फिर असली बात यहाँ पर आकर के सॉल्यूशन है कि हिंसा अगर सॉल्यूशन होता, अगर हिंसा सॉल्यूशन होता तो गोली चलने के बाद या बम चलने के बाद, आतंकवादी घटना के होने के बाद, तो फिर कुछ रहता ही नहीं। वो सर सॉल्यूशन नहीं है ना। नहीं, हिंसा को रोकने के लिए मिनिमम डेटरेंस होना चाहिए। अगर हम अपनी सेना आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार मिनिमम डेटरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर वो अन्यथा वो एस्केपिज्म ही रहेगा, तो उससे तो उनकी समस्याएं और ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। नहीं, एस्केपिज्म अलग चीज है। एस्केपिज्म तो असम्मानजनक चीज है। अगर आपको नॉलेज है, जानकारी है, अगर नॉलेज है ग्राम सुरक्षा समिति के बारे में, 2 दिन पहले आपने मीटिंग की है और मान लीजिए पुलिस मदद नहीं कर रही है, अगर पुलिस मदद नहीं कर रही है, आप लीगल एज क्लिनिक को बताइए, आप बताइए सीजेएम को भी बताइए, आप लोग स्थानीय पत्रकार को बताइए। इतनी पैरवी करने वाली चीजें हैं। और जब मान लीजिए शस्त्र वहां सामने घटनास्थल पर है, मौजूद है, तो उस समय आपका सबसे बड़ा सुरक्षा वाला है। उसको थोड़ा आधा घंटे के लिए यूज कर लीजिए, क्या बुराई है? और बताइए, ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस को पता पड़ जाए कि यहाँ फायरिंग हो रही है, तो वो कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां सिपाही 10-15 मिनट में ना आ सके, क्योंकि स्थानीय चौकी अधिकतर नजदीक होती है। तो आधा घंटे के अंदर आ जाएगा, तो आधा घंटा जब थोड़ा बच लीजिए, आधा घंटा बचने का प्रयास करिए। अपने घर में रहिए थोड़ा देर, या अगल बगल में हो जाइए। लेकिन घटना को जो हिंसात्मकता है, वो हिंसात्मकता तो सबके लिए दिक्कत वाली चीज है ना, वो सॉल्यूशन नहीं करेगी। अब क्योंकि एक चीज जो 5 मिनट के अंदर ठंडी हो सकती थी, अब वो 50 साल 100 साल के लिए हो गया था। अब मान लीजिए बहादुरी दिखा दी किसी ने, बहुत ज्यादा वीरता भी दिखा दी, चलिए उसको हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, उसको उदाहरण नहीं मान सकते कि एक जगह किसी ने किसी का मर्डर हो गया या किसी ने मर्डर कर दिया तो सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब भी अब भी पुलिस का ही वेट करना पड़ेगा, अब भी पुलिस ही आकर के सब कुछ करेगी, अब भी न्यायालय जाना पड़ेगा। जब न्यायालय ही जाना है तो हम क्यों किसी अपने आदमी को खोएं, क्यों अपनी जान गंवाएं? हम एक जो नॉलेज है उसी को पावर के रूप में यूज करें, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। सभी लोग जो कानून का ज्ञान है और जो हमारा एपरेटस बने हुए हैं, इन सब के बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि हर गांव के अंदर नालसा एक्ट के द्वारा स्थापित है कि लीगल एड क्लिनिक होंगे, ग्राम सुरक्षा समिति बनेगी। ये अंग्रेजों के टाइम से बनी हुई है। थाने के अंदर लिस्ट होती है, लेकिन कोई लिस्ट लेने नहीं जाता। उस लिस्ट का डायनामिक कराने का काम भी ग्राम प्रधानों का या चौकी इंचार्ज का है। उसको हम जब शांति काल में सावधान रहेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपने कानूनी जानकारी बढ़ाएंगे, तो अशांति नहीं उत्पन्न होगी। और ये 3-4 कमेटियों के बारे में जानकारी हो जाए, हमें विशेष पुलिस अधिकारी कैसे नियुक्त होते हैं इसके बारे में जानकारी हो जाए, सिविल डिफेंस से नजदीकी हो जाए हमारी। और बहुत से ऐसे एनजीओ भी हैं, बहुत ऐसे एनजीओ है, बीएसएस वगैरह सब हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से हेल्प करते हैं लोगों को पे बैक टू सोसाइटी करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अकेले हम ये मान के चलें कि हम अपने आप में सब कुछ है, तो निश्चित रूप से कानून मदद नहीं कर पाता। और आज तो सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, सोशल मीडिया पुलिस भी यूज कर रही है, जनता भी यूज कर रही है, कमजोर से कमजोर आदमी यूज कर रहा है। और चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे हैरेसमेंट हो, इस सब की जानकारी तो देनी ही पड़ेगी और पैरवी भी करनी पड़ेगी। ये बात है सही है, और वो पैरवी तभी अच्छी कर पाएंगे जब हम कानून की जानकारी बढ़ाएं, इन कमेटीज के बारे में जानकारी करें।
बहुत अच्छा लगा, अच्छे सवाल आप लोगों ने पूछे। और जी मैं जी चाहता हूँ कि मुझसे सवाल पूछने वाले इतना मजबूती से सवाल पूछे कि मुझे सोचने पर मजबूर करना पड़े। आपने भी सर बड़े अच्छे जवाब दिए हैं और हम कोशिश करेंगे ऐसे नए नए मुद्दों पर आपसे हम राय लेते रहे, क्योंकि आपकी राय हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जो हमारा युवा जो जोश में है उसके लिए बड़े काम की आपकी जो राय होंगी। जी मनोज भाई, देखिए मैंने बहुत बार बताया, कई वीडियोज में बताया कि एक मुकदमा, मान लीजिए हमने मान लिया कि हमें मारपीट के स्थान पर मारपीट हमने कर दी, एक मुकदमा लिखने के बाद हमारे जो युवा साथी हैं उसके साथ इतनी हानि होती है, वो उसके बाद कभी उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता, मुकदमे के जी बाद उसके नाम शस्त्र लाइसेंस नहीं हो सकता, के बाद में उसको ठेकेदारी नहीं मिल सकती, उसको किसी भी तरह से प्राइवेट नौकरी नहीं मिलेगी। तो इतनी सारी चीजें, 4-5 चीजें, यहाँ तक कि शादी ब्याह तक जो मुकदमे वाले हैं वो बंद हो जाते हैं। और मुकदमा आपने भले ही वो समाज के लिए नुकसान कर दिया, समाज के लिए कानून में हाथ हाथ में ले लिया, या अपने परिवार के लिए ले दिया, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो जो आदमी इस तरह की बातें करता है, गैर कानूनी और कानून हाथ में लेता है, उसको लोग मूर्ख भी कहने लगते हैं बाद में। तो हमको हजारों हजारों उदाहरण है सामने। कानूनी ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान, आज बहादुरी का ज्ञान ये है। और इसमें बौद्धिकता में कहीं भी पलायनवाद की बात नहीं आती। और हमारी तो जो इच्छा वो ये है कि लोग जिंदा रहे समय से। ये तो झगड़े वगैरह होंगे, आगे होंगे, पीछे होंगे, लेकिन इनका इलाज पुलिस के द्वारा ही करवाएं, कानून के द्वारा ही करवाएं। अपने आप हल करने के चक्कर में हल तो होता नहीं है, ना किसी से आज तक हल हुआ। जितनी चाहे आतंकवादी घटना हो, बड़े से बड़े आतंकवादी संगठन है, क्या वो हल कर पाए? कुछ नहीं हल कर पाए। आवाज निकालने की बात दूसरी है, लेकिन जब हल होता है, हल कानूनी रूप से ही होता है। ठीक है, फिर मीटिंग को समापन किया जाए। जो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए, विचार जाने, एक दूसरे से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी, धर्मेंद्र जी, अंतानी जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। यहीं पे खत्म करते हैं मीटिंग। धन्यवाद।